हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जो हमने ईवीएस की क्लासेस शुरू करवा रखी हैं एनसीईआरटी बेस्ड, उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आज हम 16th चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है कौन करेगा यह काम। तो ये जो चैप्टर है, इसमें यहाँ पर चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि जैसे सीवर की सफाई करना या फिर जैसे रोड हैं जो उन पे झाड़ू वगैरह निकालना, तो ये जो सब काम चल रहे हैं, तो ये जो काम करते हैं इंसान, इनको ये सब काम करके कैसा लगता होगा, आखिर लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं, इस बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। कि जैसे प्रश्न पूछा गया है, आप कब से यह काम कर रही हैं, तो क्या आंसर आया था कि करीबन 20 साल से, जब से पढ़ाई ख़त्म हुई है। आप आगे क्यों नहीं पढ़ी, कुछ और काम मिल जाता। तो पढ़ने के लिए हमें पैसे चाहिए, वैसे भी पढ़कर हमारे कई लोग ऐसा ही काम करते हैं। मतलब बाप दादाओं से, उनसे भी पहले से हमारे समाज के ज़्यादातर लोग यह काम कर रहे हैं। डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो यही काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा ही है, हमारे पूरे शहर में यह काम करने वाले सभी लोग हमारे ही समाज के हैं, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। तो यहाँ पर बातचीत के कुछ अंश दिखाए गए हैं कि वो सदा से ही ऐसे ही काम करते आ रहे हैं, चाहे उन्होंने पढ़ाई लिखाई की हो। आगे आता है शिक्षक संकेत कि सफाई कामगारों से बातचीत से पहले कक्षा में उन प्रश्नों पर चर्चा की जा सकती है जो बातें बच्चे पता करेंगे। सफाई कामगारों से बच्चों की बातचीत बहुत संवेदनशीलता से हो। तो जो सफाई कामगार हैं, उनसे जब बच्चों की बातचीत हो तो वो बहुत ही संवेदनशीलता से की जाए। तो अध्यापक सफाई कामगारों से बातचीत से पहले कक्षा में उन सभी प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं बच्चों के साथ, और बच्चे जो हैं वो सफाई कामगारों से बातचीत बहुत ही संवेदनशीलता से करें। तो इसी प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आगे इसमें कोई और मेन पॉइंट नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट 17th चैप्टर। तो नेक्स्ट 17th चैप्टर है फांद ली दीवार। ये जो चैप्टर है, इसमें बताया गया कि गरीब परिवार की जो लड़कियां हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से बास्केटबॉल जो खेल है उसमें कैसे सफलता हासिल की, उसी सब के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो देखिए, यहाँ पर आता है कि अफसाना मंसूरी है तो सिर्फ 13 साल की, पर वह अभी से दीवार फांद चुकी है। वह दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच है। समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार उस लड़की के सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है। लिंग भेद की दीवार भी जो उसकी माँ ने उसके लिए खड़ी कर रखी थी। तो आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है, मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। तो यहाँ पर अफसाना के बारे में जिक्र किया गया है कि उसकी मम्मी ने जब उसे लिंग भेद की जो भावना है उसको दिखाते हुए घर के कामों में ही लगाए रखने की कोशिश की थी, तो उसने उन सब मुसीबतों का सामना करते हुए कैसे दीवार फांदी है, मतलब बास्केटबॉल में अपनी कैसे पहचान बनाई है। तो आज वह प्रेरणा है 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छोड़कर पहुंची हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। आज अफसाना एक सितारा है, एक उभरती टीम का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया है। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुंची जिला स्तर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। तो ये जो बास्केटबॉल की टीम है अफसाना की, यह मेहनत के बाद जो जिला स्तर का टूर्नामेंट है सेमीफाइनल में, उसमें पहुंच गई है। अब वहां पर अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की लड़कियों से बातें हुई कि तुम भी पढ़ो, इनसे तो हुई हमारी एक मुलाकात, ऐसे इसमें कुछ बताया गया है। उन्होंने इंटरव्यू लेते हुए पूछा कि आपने कैसे कैसे मेहनत की और कैसे आगे बढ़े हो। तो बच्चों के अपने खेल के अनुभवों को सुने। इन मुद्दों पर बच्चों की अपनी समझ पर चर्चा करवाई जा सकती है। लड़के लड़कियों के खेल एक से हों, सभी को खेलने का बराबर मौका मिले इत्यादि। तो आप बच्चों में जो भेदभावना है कि ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, लड़कियां ये खेल नहीं खेल सकती, इन सभी भावनाओं को ख़त्म करते हुए सभी को खेलने का बराबरी का मौका दें, इस बात के बारे में यहाँ पर चर्चा करवाई जा सकती है बच्चों के साथ, और उन्हें हौसला दिया जा सकता है कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो।
अब यहाँ पर और एक और मेन पेडागोजिकल टर्म है कि कक्षा में बच्चों की टोलियाँ बनाकर उन्हें अलग अलग खेल खेलने के मौके दें। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे टीम गेम्स में अपने लिए न खेलकर टीम के लिए मिलकर खेलें। तो बच्चों को आप कक्षा में अलग अलग टोलियाँ बनाकर उनके ग्रुप्स बनाकर खेलने के लिए बहुत से मौके दें, और इससे बच्चों में क्या होता है, सहयोग की भावना बढ़ती है। तो आप बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वे टीम गेम्स में अपने लिए न खेलकर पूरी टीम के लिए खेल खेलें। अब आगे आता है इसमें एक और शिक्षक पॉइंट कि बच्चों की यह समझ बनाने की कोशिश करें कि खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से है, न कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से। तो आप बच्चों को यह समझाएं कि एक जो खिलाड़ी होता है उसकी जो पहचान होती है वो उसकी योग्यता से होती है, उसके खेल से होती है, न कि उसके किसी जाति धर्म से या फिर उसकी आर्थिक स्थिति से। तो इससे बच्चों को बढ़ावा मिलेगा उनमें, जब लिंग भेद या फिर कोई जात पात की भावना न होगी तो वो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक और मेन पॉइंट आता है पेडागोजिकल टर्म कि बच्चों में यह समझ बनाना आवश्यक है कि किसी भी खेल में खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से है, न कि इससे कि वह किस स्तर के लिए खेलता है। अगर बच्चा पूरी लगन से स्कूल के स्तर पर ही खेलता है तो यही उसकी उपलब्धि है, फिर वह किस नंबर पर आया इसका महत्व नहीं रहता। तो यहाँ पर बताया गया है आगे और मेन पॉइंट, जो यहाँ पर जो खिलाड़ी थे बास्केटबॉल के, उनका जो खेल था उसके कोच कौन थे। मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इस टीम की शुरुआत करने वाले और इन्हें खेल सिखाने वाले नूर खान ने बताया कि इस इलाके में यह एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए। तो मुंबई की यह जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है, यह वही है हमारा छोटा सा मैदान, बच्चू खान प्लेग्राउंड। तो मुस्तफ़ा खान नाम के एक आदमी हमारे यहाँ रहते थे, उनसे सब बहुत डरते थे, मगर बच्चे उन्हें बेहद चाहते थे, इसलिए सभी उन्हें बच्चू खान कहने लगे। तब इस जगह पर ऐसा कोई ग्राउंड नहीं था जैसा आज है। यही मिट्टी के मैदान में वे बच्चों को खेल सिखाते और उन बच्चों में से ही हम थे। तो बच्चू खान की लगन से ही हमारे यहाँ के कई लोग आज विदेशों की टीमों के साथ मैच खेलते हैं। तो हमने भी बच्चू खान की तरह अपने इलाके के बच्चों को तैयार किया है। आज हमारी टीम में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। तो नूर खान ने बताया कि पिछले कुछ सालों से हमने यहाँ की लड़कियों की टीम भी तैयार की। हमारी लड़कियाँ महाराष्ट्र के लिए भी खेलती हैं, सभी बहुत मेहनत करती हैं। हमारे लड़के लड़कियाँ अलग अलग तरह के परिवारों से आते हैं, कोई छोटे घर से तो कोई थोड़े बड़े, कोई उर्दू मीडियम से तो कोई अंग्रेजी, मगर यहाँ आकर एक सब टीम बनाते हैं, जिससे एक जो भेदभाव की प्रवृत्ति है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ यही मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कि जो बास्केटबॉल है, अफसाना जो खेल खेलती है, इसके जो कोच हैं उनका क्या नाम था, नूर खान था। तो इस चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब हम करेंगे नेक्स्ट 18th चैप्टर। हाँ, तो नेक्स्ट चैप्टर आता है 18th, जिसका नाम है जाएं तो जाएं कहाँ। तो ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है, एक पूरी की पूरी कहानी है कि एक गांव में परिवार रहता था, आप बोल सकते हो पूरा गांव ही था। तो वहाँ पर सभी मिलजुल कर रहते थे, जड़ी बूटियाँ लेकर आते थे, खाना पकाते थे, सब आराम से बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी यही सब काम सीख लेते थे, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी बांस के बर्तन बनाना, और बहुत से ऐसे काम थे जो साथ मिलकर करते थे। तो उसी बीच सभी को पता लगा कि ये गांव छोड़कर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस नदी पर एक बांध बनने वाला है बहुत बड़ा। तो इसमें क्या बताया कि नदी के पास एक दिन गांव वालों ने सुना कि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है, नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी की जाएगी, तब खेड़ी और आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों को अपने पुरखों, मतलब जो बाप दादा की ज़मीन है, घर बार छोड़कर नई जगह चले जाने को कहा। तो इस प्रकार से एकदम से उन सबको वो गांव छोड़कर कहीं दूसरी ओर जाने के लिए बोल दिया गया। तो सभी जो वहाँ पर रह रहे थे वो बहुत ही परेशान हो गए थे। अब दोपहर का समय था,
तो जो डामर मतलब जिसको आप कोलतार बोलते हो से बना रास्ता जलते तवे जैसा गर्म था। तो जो डामर है, आप इस पॉइंट को याद रख सकते हो, जिससे रोड बनाया जाता है जिसको कोलतार बोला जाता है। तो आसपास कोई छायादार पेड़ भी नहीं था, सिर्फ कुछ मकान और दुकानें थी। तो यहाँ पर आप मेन पॉइंट ले सकते हो कि बांध के बारे में बच्चों की समझ को स्पष्ट करें। इसके लिए इलाके या आसपास बने बांध का उदाहरण लिया जा सकता है। बांध बनाने से कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, तो क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नुकसान हो सकता है? इस पर आप बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हो। अब नुकसान कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जब बांध बनेगा तब सभी को ये गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा, तो इस प्रकार से वो बेघर हो जाएंगे और उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर और मेन शिक्षक पॉइंट आता है कि अपनी जगह से हटा दिया जाना और तबादला होना, इन दोनों में होने वाली परेशानियाँ अलग अलग होती हैं। देश के विकास के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, जैसे पुल, कारखाने, हाईवे इत्यादि। क्या इनसे सभी लोगों की भलाई होती है? इस पर बातचीत की जाए। रोज़ खबरों में आने वाली घटनाओं से भी इनको जोड़ा जाए। तो इन सब के बारे में आप चर्चा कर सकते हो। तो इस चैप्टर में कुछ ऐसे ही ये एक दो मेन पेडागोजिकल टर्म थी और इसमें कोई ख़ास पॉइंट नहीं है। सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जो गांव में पहले से लोग रहते आ रहे हैं, अचानक से उनको गांव छोड़ देने के लिए बोल दिया जाए, तो वो दूसरी जगह जब जाते हैं उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 19th। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 19th, जिसका नाम है किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। तो ये जो चैप्टर है इसमें किसानों की कहानी के बारे में बताया गया है और जो बीज की जुबानी है उसके बारे में, कि पहले कैसे बीज बनाया जाता था और उससे कितनी अच्छी फसल होती थी। आजकल जो ये खाद वगैरह जो मिलाई जाती है उससे फसल को कितना नुकसान होता है। तो इसमें बताया कि हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रख देते थे। इसी तरह हम बीजों का वंश चलाते थे। तो सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उस पे बीजों को रखा जाता था। उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। तो बीज बता रहे हैं अपने बारे में कि वहाँ कि पहले ज़माने में किस प्रकार से बीजों को बनाया जाता था। हमें कीड़ों से बचाने के लिए उनमें नीम की पत्तियाँ बिछाई, तब और बीजों के साथ मैं भी यहाँ रहने लगा। तो यहाँ पर बताया कि कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए बीजों में नीम की पत्तियाँ बिछाई जाती थी। अब इसमें आता है शिक्षक पॉइंट कि पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों से उनके अनुभव आप अवश्य सुने। पाठ में बाजरा मात्र एक उदाहरण है। बच्चे अपने इलाके में उगने वाली फसलों या फिर सब्जियों के उगाने में जो बदलाव देखते हैं उन्हें भी बताने को आप बोल सकते हो। तो आगे आता है इसमें कि कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधियू। गुजरात में ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा। अब आगे आता है इसमें कि तरह तरह की सब्जियां, अनाज अलग अलग मौसम में उगाई जाती थी। किसान अपनी ज़रूरत के अनाज सब्जी घर में रखकर बाकी का शहर के दुकानों में बेच देते थे। अनाज और सब्जियों के अलावा कभी कभी थोड़ी कपास भी उगाई जाती। सूत की कताई और बुनाई भी घर में ही चरखों और करघों पर की जाती थी। तो पहले ज़माने में कैसे कैसे खेती की जाती थी और कैसे हाथ से काम किए जाते थे। आगे आता है इसमें कि कुछ सालों में गांव में काफ़ी बदलाव हुए। कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुंच गया। कहते थे दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए बांध से यह पानी लाया गया है। फिर बिजली भी पहुंच गई, बस बटन दबाओ तो रोशनी। धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह की फसल उगाने लगे। गेहूं और कपास, जो एक दो तरह की फसल आती है उनमें एग्जाम्पल आता है गेहूं और कपास, जिन्हें बेचकर ज़्यादा फायदा हो। दामजी भाई के खेतों से हम ज्वार, बाजरे और साग सब्जियों की तो जैसे छुट्टी ही हो गई। किसान बीजों को भी बाजार से खरीदने लगे। लोग कहते थे नई तरह के बीज हैं। अब किसान को पुराने बीज रखने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप देख सकते हो कि देखते देखते कितना बदलाव हो गया। पुराने जो बीज हैं उनकी ज़रूरत नहीं हुई और बाज़ार से नए बीज लाए जाने लगे।
यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि पहले खेतों में जो बैल होते थे उनसे खेतों की जुताई की जाती थी, पर अब उनकी जगह भी धीरे धीरे ट्रैक्टर और मशीनों ने ले ली है। आगे आता है इसमें कि गाय बैल ही नहीं तो गोबर की खाद भी अब नहीं बची, और इसी प्रकार से नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल पर जल्दी कीड़े लग जाते, फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता। अब ये जो नए प्रकार के बीज आने लगे हैं इनमें जल्दी कीड़े लग जाते हैं और फसल पर काफ़ी सारी दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक होती हैं। इसके साथ साथ ही ये जो खेतों में जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति को भी कम करती हैं। नेक्स्ट शिक्षक पॉइंट क्या आता है, बच्चों को अपने शब्दों में सोचने के लिए प्रेरित करें कि वे तरक्की या विकास से क्या समझते हैं या क्या चाहते हैं। दुनिया भर में हो रही बहस से भी इस चर्चा को जोड़े, जैसे विकासशील देशों में किसानों की ज़रूरतें, देसी बीजों और पौधों को बचाने की कोशिशें, देसी नुस्खों और दवाइयों पर किसका हक, किसानों का या बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का। तो आप इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं और उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ यही बताई गई है कि जो पुरानी चीज़ें थी वो कैसे धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं और उनकी जगह मशीनों ने किस प्रकार से ले ली है। आगे आता है इसमें कि पौधों में क्रोटोन की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर नहीं जाती। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते, उनकी ज़मीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से। तो केंचुए, कितने सारे केंचुए थे उस फार्म में, आप देखोगे तो लाखों होंगे। तो उन्होंने बताया कि ये जो केंचुए हैं ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। फिर शहर में रहने वाले जो प्रवीण थे वो उन्होंने अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केंचुओं को रखा। वे रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी, फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहती, कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता और बाजार की खाद से ज़्यादा अच्छी और सस्ती खाद भी मिल जाती। फिर हमने इस फार्म में उगे कई फल भी चखे, मज़ा भी आया और अलग तरह की ही खेती के बारे में भी हमने जाना। तो इस प्रकार से जो घर पर बनी हुई खाद होती है उसका प्रयोग करने से जो फसल होती है या फिर आप कोई भी फल फ्रूट जो होते हैं उनको उगाते हो तो वो अलग ही होते हैं चखने में भी, और मिट्टी भी उपजाऊ बनती है। तो इस चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आए होंगे। कुछ ज़्यादा नहीं था इन चैप्टरों में, बस 2-2, 4-4 मेन जो पेडागोजिकल टर्म थी वही बताई गई थी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।